नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे बाद होने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम बात करते हैं आपके ज़िंदगी के हर अहम पहलू के बारे में और फाइनेंशियली अलग अलग पड़ाव आपकी ज़िंदगी में होते हैं जहां पर आप कमाना शुरू करते हैं, बचत शुरू करते हैं, निवेश शुरू करते हैं, आर्थिक सपने आप अपने लिए तय करते हैं जिनको पूरा करना होता है और उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो यही तमाम चीज़ें जो हैं हम शो पर फोकस करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको बताते हैं कि आपके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है। और आज भी बात होने वाली है बहुत सारी ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ की और आपके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपको रणनीतियाँ भी देंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एजुकेशन लोन की पाठशाला आज हम लगाएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि एजुकेशन लोन की ABCD, लोन कहां से लें, कैसे लें, किस बैंक से आपको ले, क्या है ब्याज दर, सब बताएंगे। किस कोर्स के लिए मिलता है कितना लोन हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, सस्ते एजुकेशन लोन और उसके भुगतान की स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी भी लगेगी पाठशाला आज शो में आगे। ITR फाइलिंग की पाठशाला, जी हाँ, 15 सितंबर ऐसी तारीख जहाँ पर डेडलाइन भले ही एक्सटेंड कर ली हो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आखिरी मिनट तक जो है अपनी ITR की फाइलिंग को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत नहीं करते हैं। तो आज ITR की फाइलिंग की पाठशाला भी लगेगी शो में जहाँ पर डेडलाइन से पहले कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर हमारी खास पेशकश। और 15 सितंबर तक लगातार आपको बताते रहेंगे हम कि कैसे आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी चाहिए। अगर आप भी ITR फाइलिंग से जुड़े कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप ITR फाइलिंग से जुड़े सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, लाइव उनसे आप मदद ले सकते हैं। ये खास पहल हमारी ITR फाइलिंग को लेकर जहां पर आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं और हमसे मार्गदर्शन पा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इकलौता ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव आप अपने हर तरीके की फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, कैसे आपको अपने महीने के खर्च निकालने हैं, कैसे लोन छुटकारा पाना है, निवेश पे आपको क्या टैक्स लगता है, तमाम बातों पर हमारे एक्सपर्ट आपको देते हैं मार्गदर्शन। लिहाजा अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये नंबर है, आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और वहां से भी आपके सवालों को जो है हम शो में शामिल करते हैं। एजुकेशन लोन की पाठशाला आज हमने लगाई है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। जी हाँ, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह से पढ़े लिखें और आजकल तो विदेश भेजने का नया ही चलन है जहाँ पर हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे बाहर की बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें। और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय छात्रों का विदेश जाना जो है वो बढ़ भी रहा है। इक्का दुक्का जगह हम छोड़ते जहाँ पर थोड़ी सी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्राइसिस हैं, बाकी आज भी भारतीय बच्चे जो हैं बाहर से डिग्री लेना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे ज़रूरत होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर जो आपने सही तरीके से निवेश कर रखा है तब तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अधिकतर केसेस में हमने पाया गया है कि एजुकेशन लोन लिया जाता है। एजुकेशन लोन इसीलिए भी लेना आपके लिए सही होगा क्योंकि अगर आपने लास्ट मिनट प्लानिंग अपनी की है जहाँ पर आपके पास सही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आप लोन लेकर जो है अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन किस किस तरह के कोर्सेज के लिए आपको लोन मिलता है, किस किस जगह जाने के लिए आपको लोन मिलता है, क्या है इसके बेसिक नियम, लोन की ब्याज दर क्या क्या है, इन सब पर आज हम विस्तार से बातचीत करते हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, को-फाउंडर हैं ये इन्वेस्ट फॉर एडू के। मनोज, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। एजुकेशन लोन मेरे ख्याल से ऐसा रामबाण जहाँ पर बच्चों को अगर आप विदेश में भेजना चाहते हैं और भारत में भी अगर आपको पढ़ाई करानी हो, और मेरे ख्याल से आजकल की कोर्सेज इसीलिए भी महंगे हो गए क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में बढ़ता है। और इसीलिए भी ओवरऑल अगर आप कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को तो कहीं ना कहीं माता पिता की जेब पर ये भारी पड़ता है। बेसिक रूल्स एजुकेशन लोन लेने के वो क्या क्या हैं? शुरुआत कोर्सेज के साथ
साथ में करना चाहती हूँ, किन किन तरह के कोर्सेज के लिए हमें एजुकेशन लोन मिलता है? शुक्रिया कविता फॉर इनवाइटिंग इन्वेस्ट फॉर एडू फॉर बात करने के लिए फॉर एजुकेशन लोन। मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक कोर्स है हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन हर मोस्टली हर कोर्सेज पे मिल जाता है। स्टेम कोर्स जो हम बात करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और आपके जो कोर्सेज होते हैं मेडिकल के वो कोर्सेज पे आपको लोन मिल जाता है। और बाकी अलग अलग प्रकार के दूसरे छोटे जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उस पे भी लोन यहाँ पे मिल जाता है। बेसिक कोर्स 50,000 रुपए से लेकर आपको 1 करोड़ तक के लोन मिल जाते हैं। काफ़ी एनबीएफसीज और बैंक्स हैं जो डिफरेंट तरीके के लोन प्रोवाइड करती हैं। तो कोर्सेज हैं जो मोस्टली आपको सारे कवर हो जाते हैं, कुछ एक आध एक को छोड़ के जो नॉन रजिस्टर्ड कोर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी जगह पे कोर्स में आपको मिल ही जाता है लोन। मनोज, ये बात बताइएगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल क्या कॉस्ट के ऊपर आप लोन ले सकते हैं? क्या किसी तरह की कैपिंग है कि इतने से इतना तक का अगर खर्च है तब आपको जो है लोन मुहैया कराया जाएगा, या इतने तक से ज़्यादा अगर आपकी पढ़ाई का कॉस्ट है तब जाके ही आपको लोन मिलेगा? क्या इसको लेकर कोई क्लैरिटी है या कोई नियम है? इसमें आप अगर देखेंगे तो एजुकेशन लोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर 2 भागों में डिवाइड करें तो एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और एक होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें आपको कोलेट्रल बहुत की कोर्सेज में लगता है। हर किसी कोर्स में आपको बिना कोलेट्रल नहीं मिलता है। जैसे आप अगर मेडिकल की बात करें, जो आप एमबीबीएस या पढ़ाई करना चाहते हैं इंडिया में या फिर विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो कोर्स लगेगा वो कोलेट्रल पे ही लगता है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हायर एजुकेशन में आपको 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का विदाउट एनी कोलेट्रल, यानी कोई भी आपको उसके जमा नहीं करानी है कोलेट्रल, उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। बट इसमें कुछ एक चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर, कौन सी कंट्री है, बिकॉज जैसा आपने अभी बताया कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो कंट्रीज का ध्यान में रखकर आपको मिनिमम 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। अच्छा, कोलैटरल आप कह रहे हैं बार बार, ये कोलैटरल क्या होता है मनोज? अगर आसान भाषा में आप समझा सकें तो। कोलेट्रल ये चीज होती है कि अगर आपको किसी लोन लेना है, एग्जांपल अगर मैं आपको एक अच्छे से आसान तरीके में समझाऊं तो अगर मुझे 25 लाख का लोन लेना है और अगर मेरी रीपेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है 25 लाख रुपए देने की, तो उसके एवज में मैं अपने यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज, अगर मैं सरल भाषा में हिंदी भाषा में कहूँ तो गिरवी रखना होता है। ठीक है, अगर मैं उसको गिरवी रखना चाहूँ तो मेरे पास उतने टाइप के या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट्स हो, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हो जैसे कि घर हो गया या एफडी कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको लोन दे, बैंक आपको कंफर्म कर सके कि आप इतना पैसा चुकाने की क्षमता रखते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो कोलेट्रल होता है उसके बेसिस पे लोन मिल जाता है। बट ये जो केसेस हैं जो मैं गिरवी रखने की जो बात कर रहा हूँ, कोलेट्रल की जो बात कर रहा हूँ, वो आपको नॉन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में नहीं मिलती है, ज्यादा करके आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ही मिलती है। देखने अच्छा, अब ये बताइएगा, विदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन सी जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से लोन मिल जाता है जाने के लिए, और कहाँ कहाँ दिक्कत होती है? देखिए ज़्यादातर अगर मैं कहूँगा तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में आपको लोन मिल जाता है एक्सेप्ट फ्यू जियोपॉलिटिकल इश्यूज जहाँ पे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में यूक्रेन और रशिया में लोन देना बैंकों ने बंद कर दिया है, और जो आपके जॉर्जिया वाला एरिया है ये एरिया में लोन देना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन। तो जहाँ अगर आप देखेंगे तो लोन आपको ऑलमोस्ट वो हर जगह पे मिल जाएगा, जो कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल है, कोर्स स्टेबल है और कॉलेज भी एक अच्छी ठीक ठाक रैंकिंग बनाए रखता है, लोन आपको आसानी से मिल जाता है। अभी बताइएगा कि प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर लोन ले रहे हैं तो अब पढ़ाई लिखाई तो उनकी होनी होगी, किस तरह से उनके लिए लोन लेना सही होगा इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रक्रिया क्या है और किस तरह के बैंकों से हमें लोन लेना चाहिए? क्योंकि हम लगातार इंटरेस्ट रेट्स भी फ्लैश कर रहे हैं, एक बार इंटरेस्ट रेट्स भी हम फ्लैश कर लेते हैं सो दैट वो भी दर्शकों को बता दें कि कितने से कितने हैं। तो किस तरह के बैंकों को अप्रोच हमें करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिनों में ये लोन्स जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं मनोज, और बाद में इनकी रीपेमेंट प्रक्रिया कब से शुरू होती है, ज़रा इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी,
तो ऐसा है ना कि इंडिया में एक मिथ बन गया है कि एजुकेशन लोन इज बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं कहूंगा कि जो जितना आसान एजुकेशन लोन लेना होता है उतना आसान होम लोन लेना भी उतना ही आसान होता है जितना एजुकेशन लोन लेना होता है। बट इसमें एक दिक्कत क्या आती है, एज एन स्टूडेंट और एज ए पेरेंट्स वो उनसे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं कि आप ये बता दो, आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर बता दो, बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे वो डर जाते हैं। जैसे गिरवी की बात की जाती है तो हिंदुस्तान में जैसे चलन है कि अगर गिरवी की बात करोगे तो आप ऐसे ही थोड़े बैकवर्ड पे आ जाते हो, बैकफुट पे के भाई मैं कैसे कोई सामान अपनी चीज गिरवी रख सकता हूँ। तो रही बात उसकी, तो आपके दिक्कत, आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है और आप पहले से प्लान हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलना है, या आपको कोई प्लान है कि आपने कोई कंट्री डिसाइड कर ली है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको पहले अपनी यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करनी है। यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फीस कितनी होगी, उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल्स बनाने हैं। और आपको जो देखिए, मैं बात करूं तो बैंक के कुछ चीजें दिखती हैं, बैंक्स जो भी हैं, एनबीएफसी जो हैं, वो कुछ चीजें जो ज्यादा ध्यान से देखती हैं उसका खास ख्याल रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। जैसे कि एक मैंने बताया कंट्री हो गया, और एक हो गया कोर्स आपका हो गया, और उसके अलावा आपकी रिपेमेंट क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, और आपकी इनकम एंड आपका जो भी को एप्लीकेंट है उसका मेजरली कहें तो सिविल स्कोर क्या है। ये दो चीजें होती है, क्योंकि को एप्लीकेंट आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आपकी स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपकी इनकम शुरू नहीं हुई है, तो आपके लिए को एप्लीकेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम आपके कोर्स और जो आपकी कंट्री है उसके अलावा। ये चीजों का ध्यान रखना है, और हमको पहले से प्रिपेयर करना है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, केवाईसी और कोर्स एंड कंट्री डिटेल लगती है, और कुछ नहीं लगता है ज्यादा। क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बेसिक पेपर जो केवाईसी होते हैं वो रेडी रखने हैं, और कंट्री और कोर्स पता करना है। उसके बाद में आप बैंकों के पास जाएंगे, आसानी से आपका पेपर वर्क हो सकता है। जो और रही बात इंटरेस्ट की, तो आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो आपको जैसा कि आप बता रहे 8.25 8.5 से लेकर 12% पर होती है। ये भी पूरा आपका डिपेंड करता है कंट्री और कोर्स पे, और आपकी रिपेमेंट क्षमता पे। तो अगर आप कितना रिपेमेंट कर पाते हैं, को एप्लीकेंट कौन है, वो पूरा डिपेंड करता है कि आपका लोन का इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सीधे तरीके से उदाहरण में बात करूं, तो अगर आप जॉर्जिया या यूक्रेन के लिए अगर मैं एग्जांपल देके बात करूं, तो जॉर्जिया यूक्रेन में अगर आप दोगे तो वहाँ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है। यही मैं अगर कनाडा की बात करूं तो ज्यादातर कनाडा में आजकल लोन रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन। यही मैं बात करूं तो अगर अलग दूसरी कंट्री की बात करूं तो यूरोपियन कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग हाइक इन स्टूडेंट्स एडमिशंस। तो वहां पे है जो आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं। बाकी आसान सा पेपर वर्क से आपको आसानी से लोन मिल जाता है। रही बात रीपेमेंट की जो आप बता रहे थे, तो आपको अगर मैं रीपेमेंट बताऊं पर तो रीपेमेंट के लिए मनोज रीपेमेंट का सवाल मैं आपसे बाद में पूछती हूँ, क्योंकि हम अब ब्याज दरों की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को बता देते हैं कुछ चुनिंदा बैंक्स के हमने, जहां पर आपको कम ब्याज दर लग रही है एजुकेशन लोन की, उसका पूरा डेटा निकाला है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 15 साल के लिए अगर आपने ये लोन ले रखा है और 50 लाख का आपका एजुकेशन लोन है, तो सबसे पहले यूनियन बैंक यहाँ पर 8.2% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है, और जो कि फिलहाल सबसे कम है अगर हम एजुकेशन लोन्स की बात करें, और यहाँ पे 48,507 रुपये की आपकी ईएमआई आएगी। पीएनबी 8.3%, 48,798 रुपये जो है आपकी ये ईएमआई आएगी हर महीना। उसके बाद एसबीआई 8.6%, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप देख सकते हैं 8.7% के आसपास की ब्याज दर है जहाँ तक एजुकेशन लोन की बात है। और 15 साल, ये आप ज़रूर गौर कीजिएगा, 15 साल के लिए 50 लाख तक के लोन के लिए ये इंटरेस्ट रेट है। वहीं आईडीबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हायर रेंज में है, 9% के पार। आईडीबीआई 9.3%, कैनरा बैंक लगभग 9.5%, और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा 10.2% के आसपास का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगा रहा है अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं। और 54,498 की ईएमआई जो है आपको भरनी पड़ेगी। वहीं 52,211 रुपये कैनरा बैंक, और 51,610 रुपये की ईएमआई होगी आपकी अगर आप आईडीबीआई बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं। तो फिलहाल ये वो बैंक है जो सबसे कम दरों पर आपको जो है ये इंटरेस्ट दे रहे हैं एजुकेशन लोन पर। मनोज, अब क्योंकि हम एक रेट कट सिनेरियो में भी जाता हुआ देख रहे हैं, और हर कोई जो है रेट कट का इंतज़ार और कर भी रहा है, अब ये बताइएगा कि रेट कट का असर एजुकेशन लोन पर भी होता है, क्या ये ट्रांसलेट होते हैं?
यस जी, ये ट्रांसलेट होते हैं और रेट कट का इम्पैक्ट एजुकेशन लोन पर पड़ता है। ओके। और उसके बाद ये एडजस्ट होते हैं, जैसे कि हम होम लोन को एडजस्ट होता हुआ देख रहे हैं, इनमें भी कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क होता है जिससे ये लोन जो है वो लिंक्ड होते हैं? चेंजेस यस। कैसे ट्रांसमिट होंगे वो आप समझाइएगा तो ज़रा। देखिए इसमें ऐसा है ना कि आप जो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं ना, वो पूरा के पूरा कंज्यूमर को नहीं मिल पाता है। बिकॉज़ जो एजुकेशन लोन अभी इसमें डिपेंड करता है कि आप कोलेटरल पे हैं या अगेन जो मैं बात करूँ कोलेटरल है या नॉन कोलेटरल है। कोलेटरल होगा तो बैंक के पास आपके ऑलरेडी उनके पास इतना इनकी जमा राशि पड़ी है कि आपको लोन को वो करती है। तो वो आपको मैक्सिमम लोन जो ट्रांजिट है वो पास कर देती है। लेकिन अगर आप ये नॉन कोलेटरल वाले इंटरेस्ट रेट में है तो आपको वो ट्रांजिट पास नहीं होता है बिकॉज़ बैंक is taking that risk to providing you without collateral। तो आपको वहां पे वो जो अवधि मिलती है वो आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिल पाता है, जो एडिशनल बेनिफिट होता है। अच्छा। अब ये बताइएगा रीपेमेंट स्ट्रैटेजी, बिकॉज आजकल नौकरियों को लेके बहुत ही अनिश्चितता है। स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, आईटी सेक्टर की बात करूं, विदेश में जो लोगों को जाकर नौकरियां करनी है या नौकरियां मिली हैं, बहुत असमंजस में है स्थिति कुछ कुछ जगहों को अगर हम छोड़ दें। बट हैविंग सेड दैट, रीपेमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? और अगर पढ़ाई लिखाई करने के 1 साल के अंदर किसी की जॉब नहीं लगती है तो किस तरह से फिर रीपेमेंट को और डिले किया जा सकता है? कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? क्या कोई पेनल्टी पड़ेगी? क्या कोई फाइन लगेगा? ठीक है, तो रीपेमेंट स्ट्रेटेजीज के पहले मैं अगर आपको बताना चाहूंगा 3 तरीके के लोन मिलते हैं अगर आप लोन लेते हैं एजुकेशन में। एक होता है जिसमें आपको जो आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है जहां पे आपको कोई ईएमआई नहीं देनी होती है, वो पीरियड आपका चालू होता है अगर आप नेशनलाइज बैंक में है तो 1 साल के लिए, और अगर आप प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी में है तो आपको 6 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड है। आफ्टर और ये कोर्स ड्यूरेशन, अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आपको 2 साल 6 महीने, और या फिर अगर नेशनलाइज बैंक में है तो 2 साल और 1+1 साल आपको 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। ठीक है? उसके अलावा अगर आपको लेना है तो बैंक प्रोवाइड करते हैं आपको ओनली इंटरेस्ट पेमेंट। तो जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट 12% का है और आपका महीने का 1% का ब्याज आ रहा है तो मैं कहूँ तो आप उसके सिर्फ ब्याज दे सकते हैं और आपका प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा। एक होता है पार्शियल इंटरेस्ट एंड ईएमआईज़ का ऑप्शन। जैसे हम होम लोन की ईएमआई चुकाते हैं, आप ईएमआई शुरू कर देंगे इमीडिएट ईएमआई जहाँ पे आपका पार्शियल इंटरेस्ट भी जाएगा और आपका पार्शियल ईएमआई भी जाएगा जो आपके प्रिंसिपल से कट होगा। ये 3 तरीके के अलग-अलग लोन सुविधाएं ईएमआई के लिए होती हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको बेहतर तरीके से अपने एजुकेशन लोन प्लानिंग करनी है और रीपेमेंट करना है तो एटलीस्ट आप मोरेटोरियम को ना लेके आप सिर्फ बेसिक सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएँ। तो जो आपका जो प्रिंसिपल और मूल आपकी जो अमाउंट है वो बेसिक उतना के उतना रहे, जाके आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो बात होती है वो ना लगे, जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर आपके पास कैपेसिटी है, पे करने की क्षमता है, तो मैं कहूँगा कि आपको बेसिक इंटरेस्ट पे करते रहना चाहिए। और धीरे-धीरे जब इंटरेस्ट पे करते हैं ना तो आपका जब आपके मोरेटोरियम खत्म होगा तो आपकी ईएमआई जब शुरू होगी तो बेसिक ईएमआई शुरू होगी, ना कि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर लगे हुए प्रिंसिपल पे होगी। और राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें एजुकेशन लोन को लेकर जो हमने काफ़ी विस्तार से डिस्कस की हैं और बताई हैं दर्शकों को। बुनियादी बातें हैं ये, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिसर्च जो है वो पूरा करें और यूनिवर्सिटी और जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं उसकी ज़रूर आप जो है पड़ताल कर लीजिए। और पढ़ाई लिखाई का तो खर्च अलग होता ही है, अगर आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पे रहना और बाकी तमाम के जो खर्चे होते हैं उनको भी फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एडेड एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, और ऐसे में वो खर्चा आपकी क्योंकि जेब से जाने वाला है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसे फैक्टर इन करें और उसके बाद अपनी बजटिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से एजुकेशन लोन जैसे मुद्दे पर बात की हमारे दर्शकों के साथ। ये तो और राइट, चलिए, लेकिन अब वक्त आ गया है दूसरी पेशकश का, और अब हम आईटीआर फाइलिंग की बात करेंगे जिसकी डेडलाइन 15 सितंबर है और ये बढ़ाई गई है। और चलिए, ये ग्राफिक्स बदलने